तो स्टूडेंट्स, कल हम जनरल इक्वेशन देख रहे थे वेव की, जो हमने कहा था डिफरेंशियल फॉर्म है वेव इक्वेशन ऑन अ स्ट्रिंग। आज हम जो हमारी वेव इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन देखना चाहेंगे कि उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा और सॉल्यूशन हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो आप याद करो, कल हम आपको बता रहे थे कि जो वन डायमेंशनल वेव प्रोपेगेटिंग ऑन अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करते थे, द रिप्रेजेंटेशन वाज लाइक दिस, दैट इज curly to y over curly x square, it is equal to 1 over c square into curly to y over curly t square. We call it as equation number 1. So यहाँ पर हम एक्चुअल में सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट y निकालने के लिए हम कोई एक सॉल्यूशन ऐसा सोच लेते हैं कि y इज इक्वल टू f1 एज ए फंक्शन ऑफ ct माइनस एक्स। अब आप के मन में आ रहा होगा कि हमने ct माइनस एक्स क्यों लिया है। ये एक्चुअल में यहां देखें आप इक्वेशन 1 को, यदि ऊपर, तो जो y है, y की जो वेरिएशन है वो t के साथ है, x के साथ है और c के साथ है। तो बेसिकली जो y होना चाहिए ये x का फंक्शन होना चाहिए, पर क्योंकि बीच में t भी इन्वॉल्व है तो हम t को x के टर्म में लाने के लिए यदि c से मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि c t का जो डायमेंशंस हैं वो भी वही होते हैं जो x के डायमेंशंस हैं। आप याद करो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम विल कम आउट टू बी इक्वल टू डिस्टेंस। तो इसीलिए हमने y को ऐसे ले लिया कि y इज ए फंक्शन ऑफ ct माइनस एक्स। कॉल इट एज f1 ct, f1 ब्रैकेट्स में ct माइनस एक्स, यानी कि y इज ए फंक्शन ऑफ ct माइनस एक्स। अब कई बच्चों का मानना आता है कि नहीं, ये ct माइनस एक्स क्यों है, यदि हमने ct और x लेना है तो प्लस भी तो हो सकता है। तो मैं कहूँगा ठीक है, आप वो भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, y इज इक्वल टू f2 एज ए फंक्शन ऑफ ct प्लस एक्स। तो यदि ये ऊपर वाला भी ये फंक्शन है, y इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है, तो हम इस दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन विल आल्सो बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो तभी हमने यहाँ पर नीचे लिखा कि सो ए जनरल सॉल्यूशन कैन बी टेकन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस and can be expressed as y is equal to a into f1 as a function of ct minus x plus b f2 as a function of ct plus x। जो ब्रैकेट में यहाँ मैंने लिखा ना f1 और ब्रैकेट में ct, इसका मतलब कि ये जो चीज़ है इसका फंक्शन है, ये मतलब है इसका, ये गुना नहीं है। यहाँ यदि आप गलती से ये सोचो कि ये मल्टीप्लाई है, ऐसा नहीं है, ये फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन का ढंग है, तो तब करके हम ऐसे ले रहे हैं। यहाँ पर जो a एंड b हैं, दे आर सम कांस्टेंट्स, और डिपेंड करता है कि हमने ये कांस्टेंट्स जो हैं वो कैसे लेनी है, वो तो आगे कंडीशंस के ऊपर आता है सारा कुछ। तो समहाउ ये हमारे पास एक सोल्यूशन बन गया। हम इसके, आप देखें कि यदि y ने सोल्यूशन होना तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड पे curly टू y ओवर curly x स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे ये curly टू y ओवर curly t स्क्वायर। तो हम ये दोनों चीज़ें ये इक्वेशन नंबर 2 से निकाल सकते हैं, और यही हम निकालेंगे और फिर देखेंगे हमारे ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर यही हमने लिखा कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन given by equation 2, differentiating equation 2 partially with respect to x। तो हम ये पीछे दिखा रहे हैं कि ये इक्वेशन ये थी हमारी,
ये इसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो x के विद रेस्पेक्ट टू जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये देख लो, चेन रूल लगाना आपको आता ही है, तो यहाँ पर हम चेन रूल लगाएंगे तो वहाँ से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, करली y ओवर करली x इज इक्वल टू a इंटू f1 डैश सी टी माइनस एक्स। ये माइनस आगे आ जाएगा, क्यों, आगे चेन रूल के हिसाब से ये अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशियल लेना पड़ेगा, यानी कि सी टी माइनस एक्स का डिफरेंशियल, और सी टी का डिफरेंशियल तो ज़ीरो होगा और एक्स माइनस है तो आगे माइनस आ जाएगा। तो ऐसे ही दूसरे हिस्से का जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये b इंटू एफ टू डैश एज अ फंक्शन ऑफ सी टी माइनस एक्स आएगा, और जब इसके अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशियल लेंगे ये, तो इसका डिफरेंशियल करली एक्स ओवर करली एक्स 1 बनेगा, इसलिए यहाँ आगे पॉजिटिव साइन ही रहा हमारे पास। तो यहाँ पर आप सोचेंगे f1 क्या है, f1 डैश और f2 डैश, दीज आर द फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ f1 एंड f2 रेस्पेक्टिवली, ये फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं, एंड f2 डैश, यहाँ डैश हम छोड़ गए, ये डैश f1 डैश रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f1, f2 डैश इज द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f2। अब हम इस इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हमें तो करली 2y ओवर करली एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट करली 2y ओवर करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a f1 डबल डैश एज अ फंक्शन ऑफ सी टी माइनस एक्स। यहाँ पर देखो दोबारा, यहाँ पर चेन रूल लगेगा तो इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a के आगे प्लस साइन बन गया हुआ है। और दूसरे हिस्से में जब ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा b f2 डबल डैश एज अ फंक्शन ऑफ सी टी प्लस एक्स, क्योंकि इसका जो अंदर का जब आप चेन रूल लगाएंगे तो वो वही रहेगा, 1 ही रहेगा, तो इसलिए हमारे पास ये आ गया a, ये हमारे पास करली 2y ओवर करली एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यानी ये वाली चीज़ जो मैंने डार्कन कर दी, दैट इज a f1 double dash as a function of ct minus x plus b f2 double dash as a function of ct plus x. We call it as equation number 3. Now हमें पिछली इक्वेशन में करली 2 ओवर करली टी स्क्वायर ऑफ y भी चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, अब बिल्कुल ऐसे ही इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। जब एक बार मैं यहां से समझा देता हूं, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां मेरे पास क्या आएगा, पहले हिस्से में ये आएगा a इंटू f1 डैश सी टी माइनस एक्स इंटू सी, चेन रूल लगेगा, और फिर आगे आएगा प्लस b इंटू f2 एज अ फंक्शन ऑफ सी टी प्लस एक्स इंटू सी। अब जब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो आप यहां पर पाएंगे 2 बार डिफरेंशिएट करने पर ये a इंटू सी स्क्वायर इंटू f1 डबल डैश एज अ फंक्शन ऑफ सी टी माइनस एक्स, और प्लस b इंटू सी स्क्वायर इंटू f2 डबल डैश एक्स, f2 डबल डैश एज ए फंक्शन ऑफ सी टी प्लस एक्स, ये चीज़ आएगी। तो इसीलिए हमने ये आगे यहाँ पर ऐसे सीधा लिख दिया हुआ है कि नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास ये आएगा करली 2 ओवर करली टी स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू a f1 डबल डैश एज ए फंक्शन ऑफ सी टी माइनस एक्स प्लस सी स्क्वायर इंटू b इंटू f2 डबल डैश एज ए फंक्शन ऑफ सी टी प्लस एक्स। या फिर आप राइट हैंड साइड में सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यू गेट करली 2y over करली t square, it is equal to c square into bracket starts a f1 double dash as a function of ct minus x plus b f2 double dash as a function of ct plus x, call it as equation number 4. अब आप ये देखो, इक्वेशन 3 में ये चीज़ आई थी और इक्वेशन 4 में ये चीज़ आई। इक्वेशन 3 से ये चीज़ यहाँ पर पुट की जा सकती है एज इट इज़। यहाँ से यदि आप देखेंगे ये सारी चीज़ यहाँ तक, ये सारी इक्वेशन 3 में देखो तो ये करली 2y ओवर करली एक्स स्क्वायर नहीं पुट कर सकते,
तो ये आ जाएगा करली 2y ओवर करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू करली 2y ओवर करली एक्स स्क्वायर बन जाएगा फोर्थ इक्वेशन में। तो इसीलिए हमने ऐसे लिखा है। सो देयरफॉर यूजिंग इक्वेशंस 5 एंड 3 एंड 4, हम यहाँ 13 और 14 गलती से लेके हम ठीक करते हैं इसको, 3 एंड 4, वी गेट करली 2y ओवर करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू करली 2y ओवर करली एक्स स्क्वायर, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ला सकते हैं ऐसे, और करली 2y ओवर करली एक्स स्क्वायर इट्स इक्वल टू 1 ओवर सी स्क्वायर करली 2y ओवर करली टी स्क्वायर। तो ये तो हम पहले ही वेव इक्वेशन कर चुके हुए हैं, सो विच इज वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो इसका मतलब जो हमने इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट की थी पीछे जनरल सोल्यूशन के लिए, तो बेसिकली वही जनरल सोल्यूशन है। तो वो जनरल सोल्यूशन है, आप चाहे उसका पहला हिस्सा ले लो चाहे दूसरा हिस्सा ले लो। यदि आप उसका पहला हिस्सा लेंगे उस सोल्यूशन का तो आप कह सकते हैं कि y इसके बराबर है, और यदि दूसरा हिस्सा लेंगे तो आप कहेंगे y इसके बराबर है। तो आप इंडिपेंडेंट भी ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, पर यदि आप कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हैं तो दोनों में से एक ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि हाउएवर फॉर सिंपलिसिटी वी मे कंसिडर ईदर ऑफ द सॉल्यूशंस, दैट इज y इज इक्वल टू a f1 as a function of ct minus x or y is equal to b into f2 as a function of ct plus x। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती हैं जो हम यहाँ पर लेना चाहते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक के ऊपर, and that is the characteristic impedance of a string। स्टूडेंट्स, जब आप फोर्स्ड ऑसिलेटर पढ़ रहे थे तब आपने इम्पीडेंस की बात की थी। इम्पीडेंस आपको याद है कि बेसिकली इट इज द अपोजिशन कॉज्ड टू द फ्लो। आपने जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं उसमें भी इम्पीडेंस पड़ी है, तो मैकेनिकल सर्किट में भी हमने, जब आपको पिछला चैप्टर, पिछले से पिछला रेदर थर्ड चैप्टर फोर्स्ड ऑसिलेटर का करवाया था, तो वहाँ भी हमने मैकेनिकल इम्पीडेंस की बात की थी। अब स्ट्रिंग में भी जब वेव प्रोपेगेशन होता है तो उसमें भी बिल्कुल उसी ढंग से इम्पीडेंस की बात आती है। और आपको याद होगा कि जो इम्पीडेंस होती थी, हमने वहाँ पर बताया था आपको कि इट इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड्स ऑफ कोर्स हमने लिए थे, तो यहाँ भी हम यही डिफाइन ऐसे ही कर रहे हैं कि इन अ मैकेनिकल सिस्टम द इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द वेलोसिटी। So in case of a string, the impedance offered to the transverse progressive wave is called transverse impedance, क्योंकि transverse motion आपको पता है, and it is defined as the ratio of transverse force to the transverse velocity। क्योंकि हम transverse motion की बात कर रहे हैं, transverse waves propagate in a string, ये हम पहले बता चुके हुए हैं आपको। तो इसीलिए इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू ट्रांसवर्स फोर्स डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स वेलोसिटी, दैट इज F ओवर V। तो वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1, और हम ये चीज़ Z जो है ये हम स्ट्रिंग के केस में जब वेव प्रोपेगेशन होता है उसके लिए निकालना चाहते हैं। तो हम उसके लिए कंसिडर कर लेंगे कि हमारे पास कोई वेव जो है वो स्ट्रिंग में चल रही है, और अब चल रही है प्रोग्रेसिव वेव है, तो नेचुरली है हमें कोई ऑसिलेटिंग फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हमने मान लेते हैं कि जो ऑसिलेटिंग फोर्स है वो ये लगाई हुई F इज इक्वल टू एफ नॉट ई पावर आयोटा ओमेगा टी। दिस इज द ऑसिलेटिंग फोर्स अप्लाइड, और कहाँ पर, एक खास पॉइंट पर जहाँ पर चलते चलते x इज इक्वल टू एक्स नॉट है। इस पॉइंट के ऊपर हम कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट, मतलब
हमारे जो वेव है सपोज करो एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपेगेट कर रही है, और एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपेगेट करते समय जो उसकी वाइब्रेशंस होंगी वेव की, वो तो परपेंडिकुलर टू आवर सेल्स यानी इन द प्लेन ऑफ द पेपर, परपेंडिकुलर टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग होगी, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होगी। तो तभी हम कहेंगे ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ऊपर नीचे वाइब्रेशंस हो रही हैं। और इसको हम डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाई, जैसे ये एक हमने वेव का हिस्सा बता दिया, जैसे हम पहले बताते थे कि ये टी लग रही है, ये इधर को टी लग रही है टेंशन। ये बताने के लिए नेगेटिव ले लिया हुआ है, आपको दिखाने के लिए कि निचले वाला हिस्सा नेगेटिव बनेगा, ऊपर वाला पॉजिटिव बनेगा। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट के ऊपर हम कंसिडरेशंस कर रहे हैं इस वेव की। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा जैसे हमने पीछे ही लिया था, पिछले जब आपने लास्ट टाइम कल हम वेव मोशन के केस में वेव इक्वेशन डिराइव कर रहे थे, तो हमने यही बनाई थी कि ये टेंशन टी इधर को लग रही है, टेंशन टी इधर को लग रही है, तो टी साइन थीटा इसका एक कंपोनेंट होगा, टी कॉस थीटा इधर का कंपोनेंट होगा, और इस केस में इधर वाली के केस में ये नीचे को टी साइन थीटा, इधर को टी कॉस थीटा, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, आपको बताया था। सो इफ टेंशन हम मान लेके एज्यूम्ड, इट इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, और जो फोर्स है वो इतनी लग रही है इस पॉइंट पे, यानी कि एफ नॉट इंटू ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी। तो उस केस में यदि टी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस देखा जाए विद ए नेगेटिव साइन डाउनवर्ड्स, अलोंग नेगेटिव वाई हम कह सकते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो ये यहाँ पर मैं बना देता हूँ माइनस वाई एक्सिस, तो टी साइन थीटा का कंपोनेंट जो है वो फोर्स को बैलेंस करेगा, क्योंकि जो उसको वाइब्रेट करवाएगी वो ऊपर को, आपको पता ना फोर्स अपोजिट लगते हैं। आप यू आर वेरी मच नोइंग कि जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डायरेक्शन है फोर्स की वो रिस्टोरिंग उसके अपोजिट लगेगी, हम उसको ऊपर को मूव कराएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स नीचे को लगती है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि F इज इक्वल टू एफ नॉट ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टी साइन थीटा। पर आपको तो पता है कि थीटा स्मॉल होता है, हमने पीछे एजम्पशन की थी, इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा कैन बी एज्यूम्ड नियरली टू बी इक्वल टू थीटा, और जब ये थीटा के बराबर होता है तो लगभग टेंजेंट थीटा के बराबर भी होता है। और उस केस में आप मेरे कल वाले लेक्चर को देखेंगे तो आपको वहाँ पर डिराइव करवाया हुआ है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, या करली वाई ओवर करली एक्स। तो हम अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं यहाँ, इट कैन बी रिटन एज डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में ऊपर यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये इतने हिस्से में एफ नॉट ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी इट इज इक्वल टू माइनस टी साइन थीटा, यानी माइनस टी डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा ये, और डी वाई ओवर यहाँ पर हम पुट करके ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ नॉट ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी इट इज इक्वल टू माइनस टी इंटू करली वाई ओवर करली एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, क्योंकि हम पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी स्ट्रिंग के ऊपर ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, और वो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, खास पोजीशन। तो वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने आगे डिराइव किया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, ये भी आप वहाँ फोर्स्ड ऑसिलेशन में स्टडी कर सकते हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है प्रोग्रेसिव वेव के केस में, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हमारे पास SHM का केस था, सिर्फ उसमें क्या आता है कि आयोटा ओमेगा टी के साथ साथ ये KX भी आता है। ये हमारी इक्वेशन होती है, सोल्यूशन है, जो हमारी वेव इक्वेशन है उसका ये सोल्यूशन होता है, और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू a e द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस kx, वेयर a इज एम्पलीट्यूड एंड इट मे बी ए कम्प्लेक्स क्वांटिटी, क्योंकि इसमें फेज रिलेशंस ऐसे होते हैं।
फेज रिलेशन बिटवीन वाई और एफ के बीच में ऐसा होता है कि ये ए कम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है, और के जो है वो आगे भी हमने बताया कि 2 पाई ओवर लेमडा या फिर ओमेगा ओवर वी होता है, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स, जो हमने लगाई होती है फोर्स, और वी जो है हमारी वेलोसिटी होती है वेव की, वेव वेलोसिटी हम इसको बोलते हैं। और यदि हम एक एंड के ऊपर, लेफ्ट हैंड के ऊपर से देखें, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, तो उस केस में ये x इक्वेशन 4 में 0 आ जाएगा। तो उस केस में हम पर्टिकुलर केस लेके चल रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करके ऐसे लिख सकते हैं कि एफ नॉट ई द पावर आयोटा ओमेगा टी इट इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो जनरल इक्वेशन थी ना, इक्वेशन 3, कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर, पर यदि मैं स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर लेना चाहूँ तो उस केस में x तो 0 होगा, x नॉट भी 0 हो जाएगा ना, ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी। तो उस केस में हम यदि डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेंगे, कहाँ से, इस इक्वेशन से, इक्वेशन 4 से आप डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लो, क्या निकलेगा आप निकाल के देख लो, ये आएगा a इंटू ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस के, चेन रूल लगा के। तो इसीलिए उसके बाद जब हम x को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी, ये बनेगी आयोटा के टी a इंटू ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 5। तो अब हमारे पास यहां से a आ गया, आप सॉल्व करो इसको, ये देखो ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी दोनों और कट गए, तो a विल बी इक्वल टू, a विल कम आउट टू बी इक्वल टू एफ नॉट ओवर आयोटा k इंटू टी। और यदि ये a की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो हमारी y की इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन आयोटा टी मल्टीप्लाइड बाय c ओवर ओमेगा इंटू ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। हाँ देख सकते हैं जब आप पुट करेंगे a की वैल्यू तो यहाँ k कट जाएगा, k कट गया और हमारे पास सॉल्व करने पर ये चीज़ आ गई। या फिर आप y को ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू एफ नॉट सी अपॉन आयोटा टी इंटू ओमेगा ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये हमारे पास y आई है, ये y की वैल्यू आई हमारी। अब यदि y आ गया तो हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी तो निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर ट्रांसवर्स वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ y, आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये ऊपर वाली इक्वेशन को डी वाई ओवर डी टी। तो हमारे पास डिफरेंशिएट करके आप जब विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका के एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इस हिस्से का जो डिफरेंशियल आएगा वो आएगा ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय आयोटा ओमेगा। और फिर देखेंगे आयोटा ओमेगा कट जाएगा, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी ये आएगी v इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर टी इंटू सी इंटू ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 6। तो अब हमारी जो बात चलती है ना, वो चलती है कि हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालनी है। अब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालने के लिए हम अपने फार्मूले को याद करते हैं इक्वेशन 1 से। ये इक्वेशन 1 में था हमने z इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय v, ये हमें पहले ही पता है इस इक्वेशन के। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इम्पीडेंस है दिस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और जो एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स है वो एफ नॉट होता है, और एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यदि हम वी नॉट लें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर वी नॉट।
अब यदि आप एफ नॉट की बात करें तो आप बैक इक्वेशन 1 पे चलें तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस के ऊपर तो आप देखेंगे कि जो एफ है ये एफ नॉट ई दी पावर आयोटा ओमेगा टी था, तो इसमें ये जो चीज़ थी एफ नॉट ये इसका एम्पलीट्यूड था, तो एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स एफ नॉट था। और ऐसे ही यदि हम वेलोसिटी के ऊपर आए तो वेलोसिटी के केस में ये इतना हिस्सा है एफ नॉट इंटू सी ओवर टी, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो इसीलिए हमने ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। फोर्स का एम्पलीट्यूड एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ नॉट सी ओवर कैपिटल टी, ये आप पीछे से देख सकते हैं, ये देखिए ये वाली चीज़। तो हमने जब इसको पुट किया यहाँ पर तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पर ये आ गया टी ओवर सी। पर अभी याद आप करो पुरानी चीज़ें, तो आपको पहले बताया कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग, फॉर स्ट्रिंग द वेव वेलोसिटी ऑफ द वेव, ये हम ऐसे लिख लेते हैं, वेव इज c is equal to अंडर रूट टी ओवर रो, वेयर रो इज मास पर यूनिट लेंथ या फिर लीनियर डेंसिटी हमने पहले ही बताया था। और यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे t इज इक्वल टू रो सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये t की जो वैल्यू आई ये ऊपर इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस z निकल आई। तो z इज इक्वल टू रो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई c एंड दिस इज इक्वल टू रो इंटू सी। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का फार्मूला बन गया। सो आप याद करो जो वेलोसिटी है ये तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है इनर्शिया पे और इलास्टिसिटी पे। सो इसीलिए जो इम्पीडेंस है वो भी तो इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। सो ये बात नोट करने वाली है कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है इट डिपेंड्स अपॉन द इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। सो यहाँ तक आप आज करेंगे, इससे आगे हम फिर फर्दर विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट टॉपिक इन द टाइम टू कम। थैंक यू।